नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। लगातार हर मंच से अब बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और जम्मू को जो है खासकर इस समय प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो 370 से पहले कैसे हालात थे इससे हर कोई वाकिफ था और 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील करने के बाद कैसे हालात हैं इससे भी हर कोई वाकिफ है। पर जिस तरीके से लगातार जो हर मन से आवाज उठ रही है उसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि हर वर्ग से अब उसकी राय जानी जाए। तो आज हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रेसिडेंट हैं अरुण जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो पहले भी हमने देखा कि जम्मू के नाम पर जो है डेवलपमेंट होती रही है। ये कहा गया कि डेवलपमेंट हो रही है जम्मू में भी, पर डेवलपमेंट होती नहीं थी और अब भी वही तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जम्मू के नाम पर जो है लगातार कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी होते थे जिनको ये सारा काम दिया जाता था जम्मू की किसी भी अगर डेवलपमेंट कार्य का, अब वो भी फ्री हो चुके हैं, यानी कि उनके पास भी कोई कामकाज नहीं बचा है और शायद ही इसमें अब कोई लोकल जो है इन्वॉल्व हो चुका है। एक चैम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि चैम्बर हमने देखा कि हर मुद्दे में जो है काम करता है, एक रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रेजेंटेटिव है व्यापारियों वर्ग का। तो क्या मानते हैं कि क्या सच में इस तरीके की जो बात हो रही है कि जो लोकल है उसकी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, शायद ही वो किसी मुद्दे में जो है अब इन्वॉल्व रहा है? धन्यवाद। यहाँ तक डेवलपमेंट का, मैं तो डेवलपमेंट के प्रश्न पे मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2012 से मैं चैम्बर में भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है कि 2003 में जब पहली बार फाउंडेशन स्टोन रखा गया बस स्टैंड का, तब से लेकर के 2021 में जाकर के बस स्टैंड का एक मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट पूरा हुआ। यानी कि 18 साल लग गए इस एक प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए, जबकि हर चीज़ जो है वो एक टाइम बाउंड होती है। लेकिन हमारे यहाँ मैं शुरू से ही एक बात देख रहा हूँ कि भाई कोई कोई भी चीज़ जो है वो टाइम बाउंड नहीं है। यहाँ पर पिछले 10-12 साल से लगातार प्रोजेक्ट्स जो हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें बताए जा रहे हैं कि यहाँ जी ये जम्मू में बन रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कहीं नामो निशान जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये आर्टिफिशियल लेक जो है 2012 में जब इसका नींव पत्थर रखा गया, हमें लगा कि एक नई चीज़ जो है जम्मू में आएगी और लोग जो हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं, देखिए जम्मू जो है हर तरीके के साथ सिर्फ और सिर्फ पिलग्रिम टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। और पिलग्रिम टूरिस्ट जब वैष्णो देवी चला जाए, आज ट्रेन जो है वैष्णो देवी चले गई, कटरा में चलेगी। अब हमारी ये सोच थी कि भाई शायद ये चीज़ें हैं, अगर मान लो कि भाई आर्टिफिशियल लेक है, अब गंदोला जो है, चलिए लग गए इसको 10 साल के बाद गंदोला आज कंप्लीट हुआ है, आज चलना शुरू हुआ है, लेकिन उसमें भी अभी कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल लेक जो है पिछले 12 साल से बन रही है, अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, हेरिटेज का प्रोजेक्ट है, कितनी देर से ये पेंडिंग चल रहा है। मतलब कोई भी चीज़ जो है जम्मू में, कोई भी चीज़ हो, ये टाइम बाउंड नहीं होती। आज जिस तरह से हमें बताया जा रहा है कि जम्मू में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। देखिए एक बात मुझे याद आती है, 89 में जब जगमोहन जी यहाँ पर जम्मू में गवर्नर, JNK में गवर्नर थे, उन्होंने एक फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया। 89 में एक फ्लाईओवर बना और उसके बाद जो फ्लाईओवर बना वो भी हाफ फ्लाईओवर बना। मैं उसको हाफ फ्लाईओवर इसलिए बोलूँगा क्योंकि जब उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट गई थी, वो गई थी तभी से लेकर के और सतवारी चौक तक, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहाँ अधूरा रह गया या किस तरह से एक पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन कॉलेज के पास जा कर के वो फ्लाईओवर ख़त्म हो गया। चलिए मान लिया, मतलब आप ये समझिए कि 30 साल 31 साल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाफ फ्लाईओवर जो है वो जम्मू को मिला। नो डाउट कि आज अखनूर जो है, अखनूर का फ्लाईओवर बन रहा है अखनूर रोड पे, अच्छा लग रहा है। ये जो है ये एक नेशनल लेवल की बातें हैं। यहाँ तक जम्मू के डेवलपमेंट की बात है, अगर हम इस फ्लाईओवर को अगर जम्मू के साथ जोड़ते हैं तो बिल्कुल गलत है।
जहाँ तक जम्मू की डेवलपमेंट की बात है, कौन सी ऐसी चीज़ हम लोगों ने कर दी है जिससे ये लगना शुरू हो जाए कि ये टूरिस्ट जो है, जो वैष्णो देवी को जाएंगे और उसके बाद वो यहाँ पर जम्मू में आएंगे और यहाँ पर स्टे करेंगे। सर मानते हैं कि व्यापारी वर्ग के साथ साथ जम्मू का जो लोकल है, यानी कि जम्मू का जो लोकल डोगरा है, वो कहीं ना कहीं सरवाइव अभी भी कर रहा है। देखिए, डोगरा जो है बड़ी, मैं अभी किसी के साथ बात कर रहा था कि डोगरा रेजिमेंट कब से है आर्मी में। डोगरा रेजिमेंट, डोगरे जो हैं हमेशा मार्शल रहे हैं और डोगरों ने कभी अपने फ़ायदे नुकसान की परवाह नहीं की है। लेकिन आज के हालात जो हैं वो हमें मजबूर कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि आप इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, पेपरों में इतना कुछ आ गया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर हम रियलिटी में जाएं, ग्राउंड पे जाएं। मैं अभी सीएस साहब से मिला पिछले दिनों में, तो मुझे उनके द्वारा बताया गया कि हाँ जी, 1 साल के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी चेंज आती। मैंने कहा भैया, हम तो पिछले 20 साल से यही देख रहे हैं कि जम्मू में चेंज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन अभी तक आई नहीं। तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि टूरिस्ट, जो पिलग्रिम टूरिस्ट है, उसकी अट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो मेरी नज़र में, मैंने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट की थी। देखिए, पत्नी टॉप जी एरिया जो है ना हमारा, वो सबसे बेस्ट एरिया है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मेरे ख्याल में अगर पत्नी टॉप को डेवलप किया जाए और एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ से शुरू की जाएँ तो लोग कहीं भी जाना बंद कर देंगे, जम्मू से बाहर जाना बंद कर देंगे। वहाँ वो कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, लोग जाते हैं, लोगों को खाने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, बच्चों को खेलने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं सिवाय एक ग्राउंड के। देखिए, जहाँ पर प्रोजेक्शन होती है, जहाँ पर डेवलपमेंट होती है, वहाँ हर एक सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर डेवलप किया जाता है ताकि वो आएँ, वहाँ पर अट्रैक्ट हो सकें। आज देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जम्मू जो है, चाहे वो पिलग्रिम मैं टूरिस्ट ही यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर हम एरिया को डेवलप करें, अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ पर 5 देवियाँ हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा में जो जाएगा वो बाबे वाले मंदिर क्यों नहीं आएगा, वो चीची माता में क्यों नहीं जाएगा, वो मतलब पिंगला माता में क्यों नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर इस तरह की, यहाँ पर हमारे पास स्पॉट्स हैं, कोल कंडोली यहाँ पर है, हम उसको डेवलप ही नहीं कर पा रहे, किसी भी ढंग से उसको डेवलप नहीं कर पा रहे, किसी भी ढंग से हम लोग जो है इन चीज़ों को नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर मतलब उसमें डोमिनेंस रहती है। अगर कोई टूरिज़्म का भी कोई अगर बाहर कोई इस तरह की एग्जीबिशन लगती है तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू के जो प्लेसेस हैं, जो पिलग्रिम प्लेसेस हैं, इनको वहाँ पर भी शो किया जाए। मेरा एग्जीबिशन जब लगती है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी शो होनी चाहिए कि जम्मू में आप आइए, जम्मू में ये चीज़ें देखें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू में आज तक किसी ने जम्मू को प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जम्मू के लिए किसी ने ये नहीं कहा कि ये टूरिज़्म सेक्टर को लेकर के जो भी एग्जीबिशन लगी वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू के लिए लगेगी। ऐसा कुछ नहीं आज तक हुआ। नंगाली साहब यहाँ पर है, लोग इतनी इतनी दूर जाते हैं, यहाँ पर अगर इसको आप डेवलप करें, क्यों नहीं ये यहाँ पर लोग जाएंगे। अब ये देखिए, भागा बॉर्डर है, वहाँ पर कितनी दुनिया जाती है। यहाँ पर भी हमारे पास सुचेतगढ़ है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। यहाँ पर इस तरह के माहौल खड़े हो सकते हैं जिससे पिलग्रिम टूरिस्ट जो है, मैंने अपनी तरफ से एक गवर्नर साहब को जब मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी तो मैंने अपने बनी एरिया की बात की। मैंने कहा देखिए, बनी एरिया एक ऐसा एरिया है, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात अगर करें तो मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल का कोई भी एरिया जो है यहाँ के क्लाइमेट का मुकाबला कर सकता हो। लेकिन क्योंकि बनी डेवलप ही नहीं है, किसी ने सोचा ही नहीं है। बनी है, बसोली है, सरथल है, ये एक ऐसी एरिया है, अगर लोगों की अट्रैक्शन इस साइड पे हो जाए, लोग हिमाचल जाना बंद कर देंगे। और आज की डेट में सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर वो सोचता है कि यार मैंने क्लाइमेट चेंज के लिए जाना है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। जहाँ वो हिमाचल में जाएगा, वो जब कश्मीर में जाएगा। सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जम्मू जो है कहीं ना कहीं उसे अनदेखी जो है शुरुआत से ही मिलती रही है, चाहे वो 370 से पहले हो या 370 के बाद हो। पर अगर बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो है लगातार काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर जो है लगातार बात हो रही है, फंड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। पर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कहा गया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा,
जम्मू के ही लोगों को जो है, यहाँ ही के डोगरों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर चैम्बर की बात करें, जैसे मैं कह रही हूँ कि चैम्बर ने हर मुद्दे पर जो है जम्मू की आवाज उठाई है, तो इस पर किस तरीके का चैम्बर का स्टैंड? बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि जब कभी भी किसी सिटी को डेवलप करने की बात की गई है तो वहाँ के लोकल जो हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी को पता ही नहीं होता कि अगर किसी ने यहाँ पर फ्लावर पॉट्स लगा दिए हैं, ये टेंडर किसको गया है। कोई सड़क या कोई ऐसी कोई सीनरियाँ इन्होंने बना दी हैं, ये टेंडर किसको गया है। होर्डिंग के लिए उन्होंने देखिए, जबकि ये एक डोगरा लैंड है, यहाँ पर अभी तक जितनी भी होर्डिंग्स लगी हैं वहाँ पर किसी डोगरी में एक भी जगह पर होर्डिंग जो है वो नहीं बनी। मैंने अपनी तरफ से भी ये सजेस्ट किया था इनको कि इस तरह की आप होर्डिंग लगाइए जिसमें डोगरी को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिले। अभी की डोगरी को 8th शेड्यूल में लाया गया है और उसमें हमारे लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता ने बड़ी कोशिश करके इस डोगरी को 8th शेड्यूल में लाया था। आज डोगरी को डेवलप करने की कहीं बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तक ये प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं। इसमें होना ये चाहिए कि जितने भी यहाँ पर टेंडर हों, जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो, उसमें लोकल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। लोकल कब उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी? अगर लोगों को आप एम्प्लॉय नहीं करोगे, आप बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनीज को बुला लोगे, तो जो लोकल हैं वो कहाँ जाएंगे? बाकी बाहर अगर देखें तो उनके लिए उनके पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट्स में भी बिजी रहते हैं। और हम लोग जो हैं सिर्फ उनको इसलिए यहाँ पर लाएं कि शायद वो प्रोजेक्ट को फीलिंग दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आज ये देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी स्मार्ट सिटी के नाम पर के जो भी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, अगर यहाँ लोकल को देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये तो करके चले जाएंगे। कल पहले इस्कॉन वाले यहाँ पर आए, उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाए, जगह जगह एक एक खंबे पे ट्रांसफार्मर लगाए, और जब उनका प्रोजेक्ट उन्होंने पैसे उनको पेमेंट मिल गई, यहाँ से निकल गए वापस। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? आज कितने ट्रांसफार्मर जो हैं वो सड़े हुए हैं, लेकिन उसकी जगह इनको नए ट्रांसफार्मर लगाने पड़ रहे हैं। इसका इरकॉन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़त्म हो गई। तो जो लोकल होगा उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको उनको वैसे भी जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये लोकल बेस्ड होना चाहिए। लोकल लोग जो हैं इनको इस सारी इशू में इन्वॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने आज तक कितने ही लोगों को पूछा होगा कि भाई आप लोग जो हैं आपके पास कोई टेंडर आया है, कोई, उन्होंने एक ही बात कही है कि जितने भी टेंडर आ रहे हैं वो सारी की सारी बाहर की फर्में आ रही हैं, लोकल फर्में जो हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार जो है अपनी यूटी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लोकल को इन्वॉल्व करिए। लोकल ने बहुत सफ़र किया है, हमारे जम्मू के लोगों ने स्पेशली पिछले 70-72 साल में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और आज जो पोजीशन है मैं देख रहा हूँ कि बद से बदतर होती जा रही है। उसको ठीक करने की ज़रूरत है, इनको करना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसे हालात होते हैं कि वो कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया, तो जब आता है तो बड़े ज़ोर से आता है, और जब आएगा तो सबको परेशानी होगी। बिल्कुल। सर, अगर बात करें तो एक नए, अगर जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक नई शुरुआत जो है 31 तारीख को हुई है। 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो गई है कि बाहरी निवेश जो है उसके लिए पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है कि बाहर से निवेश में आएगी। क्या माने कि इसमें अगर कोई लोकल प्रोजेक्ट लॉकिंग हुई है अभी तक? और साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से बाहरी निवेश की बात हो रही है, बाहर से अगर निवेश आता है तो प्रॉफिट भी बाहर ही जाएगा, उससे हमारे जम्मू वासियों को क्या फायदा? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा कि ये जो एक पैकेज जो है जम्मू कश्मीर यूटी को दिया गया है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट, ये जो पैकेज दिया है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पैकेज है। मुझे लगता है कि अगर इसको सही तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे जम्मू में अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और इसका फ़ायदा जो है, बेसिकली मैं ये चाहता था, मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी करी है इनको कि कुछ कैपिंग करिए, कुछ कैपिंग में 25-30% जो है वो लोकल के लिए रखिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट लाना बाहर से, आपने इन्वेस्टमेंट जैसे कि पोर्टल परसों था, तो 3 दिन पहले जब पोर्टल की बात आई तो हम भी मीटिंग में बैठे हुए थे, और माननीय हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी ने उसकी लॉन्चिंग की थी।
और उसमें यही बताया गया कि भाई 1200 करोड़ रुपए की अभी तक 12,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू में आई है और 11,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो कश्मीर में आई है। देखिए, बाहर से जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप लोकल्स के बारे में नहीं सोचेंगे, देखिए हमारे लोगों की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने बाहर के लोगों की है। यहाँ पर अगर कोई छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको भी वो बेनिफिट दीजिए ना। इन्होंने एक एक सिस्टम रखा हुआ है कि 1 करोड़ से ऊपर ही ये बेनिफिट ले पाएंगे जो इंडस्ट्री लगाएंगे, जो बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे वही मेन बेनिफिट ले पाएंगे, या फिर सर्विस क्लास वाले। और सर्विस क्लास में मेनली कौन है? देखिए, हिल स्टेशन में जब जाएंगे तो वहाँ पर होटल्स बन सकते हैं, शिकारे बन सकते हैं और चीज़ें बन सकती हैं। जम्मू में क्या मिलेगा? सर्विस लाइन में जम्मू में एक दो चीज़ों को छोड़ करके यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डेवलप किया जा सके। मुझे लगता है कि एक कैपिंग जो है जम्मू के लिए, स्पेशली जम्मू के लिए करनी चाहिए कि जो जम्मू के लोकल हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप करोड़ों रुपए ले आए और इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से बाहर, जैसे आपने कहा, बाहर चले जाएगी, तो जम्मू वालों को क्या बेनिफिट होगा? एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट भी होगी, लेकिन जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो उनके साथ वहाँ से लेबर आती है। अब आज की डेट में अगर आप देखें, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे, जब हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पर भी देखेंगे अगर, तो 40% 50% जो है वो बाहर से लेबर आई हुई है। जम्मू वालों के पास कितनी लेबर है? और आने वाले दिनों में अगर जो अभी जो पैकेज आया है और उसमें अगर जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाता, फ्रेट सब्सिडी नहीं दी जाती, तो वो तो बंद हो जाएंगी। तो उससे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ही लोगों की इन गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो कितनी होगी और अनएम्प्लॉयड कितने होंगे, इन दोनों का कंपैरिजन जो है ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में इनकी गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक मैं ये कहूँगा कि अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में भी अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, अभी गवर्नमेंट जो है अभी लैंड भी अपना शो नहीं कर पा रही है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी लैंड है। अभी की इन्होंने प्राइवेट लैंड जो है उसके लिए भी बोला है कि अगर वो प्राइवेट लैंड में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो भी लगा सकता है, लेकिन उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। लैंड यूज़ करना, चेंज करना भी तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान थोड़ा है। अगर एक चीज़ का लैंड यूज़ चेंज होगा तो हज़ारों एप्लीकेशंस जो हैं वो डिफरेंट सेक्शन से आएंगी कि भाई हमारा भी लैंड अगर यहाँ हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा करने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए और अच्छे जो हैं लोग जो हैं एम्प्लॉयड होने चाहिए। जो इस समय जो हमारी प्रेजेंट जितनी भी टीम है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की, अच्छी टीम होगी, लेकिन इससे भी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो ये फील कर सकें कि हम लोग जो हैं कहीं, जहाँ पर जिस स्टेट में हम लोग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आज तक आया है तो अपने आप को उसने ये महसूस किया है कि हम तो यहाँ पर चीट ही हुए हैं। तो वो जो पोजीशन जो है वो फिर से यहाँ पर ना बने। हम लोग जो हैं किस तरह से उनको कोऑपरेशन दे सकें, किस तरह से उनको कोऑपरेट कर सकें, और वहाँ बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आए वो किस तरह से यहाँ लोकल लोगों के बीच में रहे, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। सर, जिस तरीके से पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वाइन ट्रेडर्स को लेकर मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था और ये जो है देखने को मिला था कि टेंडरिंग के दौरान जो है 140 करोड़ रुपए का मुनाफा भी हुआ, पर उसके बाद से ही सेल टैक्स जो है उस पर काफ़ी असर पड़ा है। सेल टैक्स आना बंद हो चुका है, टैक्स चोरी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये मानकर चले कि बाहर से इस तरीके की अगर इन्वेस्टमेंट लाते हैं, बाहरी लोगों को जब उनके लिए दरवाजे खोल देते हैं, तो जम्मू जहां पर अनएम्प्लॉयड हुआ, एक बड़े पैमाने पर हमने देखा कि जम्मू का व्यापारी वर्ग, ये भी एक व्यापारी ही थे जिनके साथ साथ उनके कई परिवारों के जो हैं वो अनएम्प्लॉयड सड़कों पर आ गए। तो क्या माने कि इस तरीके से ही आगे भी देखने को मिलेगा? कई बार मुझे लगता है कि जब कोई मेरे से इस तरह के क्वेश्चन करता है, मुझे लगता है कि यार मैं क्रिटिक बन गया हूँ। मतलब मुझे हर बात में और गवर्नमेंट के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं जिससे गवर्नमेंट के बैठे हुए लोग जो हैं उनको ये लगता है कि शायद मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि जिस तरह से ये सारे सिस्टम को देखें, जब इन्होंने वाइन ट्रेडर्स को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की, मैंने उस समय भी अपोज़ किया था। मैंने कोशिश की थी
कि जिस जो इस समय जो एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं वो बचनी चाहिए। आप नए टेंडर निकालिए, नए एरिया में नए टेंडर्स निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात को सुना नहीं गया। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, वाइन ट्रेडर्स वालों ने भी बहुत कोशिश की कि उनके जो बिज़नेस है वो सेव हो सके, नहीं हो पाया। लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो कुछ वो ये कह कर के कि भाई हम लोग जो हैं इसके साथ साथ ये अचीव करेंगे, क्या वो अचीव कर पाए? सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने एक बात कही कि वन शटर, वन फैमिली वन शटर, मतलब एक जो दुकान है, एक फैमिली को एक ही दुकान मिलेगी। क्या वो उसमें सक्सेसफुल हो सके? क्या उन लोगों को ये बात समझ आई कि एक एक फैमिली को कितने कितने आज की डेट में उनके पास ये लाइसेंस हैं? फिर उसके बाद जब तक हम लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, जबकि गवर्नमेंट का काम हमेशा होता है एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें कि 140 करोड़ रुपए का हमें हमारा रेवेन्यू मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। बल्कि उनको आज की डेट में अगर देखेंगे तो ओवरऑल लॉस हुआ है, ओवरऑल एक्साइज डिपार्टमेंट को लॉस हुआ है, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। ये बात सोचने की है, एक बार बैठ कर के और डिबेट की है, डिबेट करने की ज़रूरत है, जिससे ये लोग भाग रहे हैं। आज की डेट में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग ये डिबेट से भाग रहे हैं। भाई डिबेट करिए, आप बताइए, आप हमें अपना बेनिफिट बताइए, हम आपको आपका लॉस बताएंगे। बात तो तब बनती है ना। आप अपने आप पे बैठते हो कि नहीं जी हम तो ऑफिस की चेयर पे बैठे हुए हैं और जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पहले तो बता दो ना कहाँ ठीक कर रहे हो। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अभी इन्होंने सारे आज की डेट में जितने भी बार हैं वो सब बंद हो गई। भाई इनको पूछो कि कोर्ट का डिसीजन क्या है और बार के लिए ऑल ओवर कंट्री वहाँ पॉलिसी क्या है। ऑल ओवर कंट्री देखो ना पॉलिसी क्या है। आप नेबरिंग स्टेट्स में चले जाओ, वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है वन टाइम एनओसी, उसके बाद वो रिन्यूअल होता है विद सर्टन अमाउंट की भाई ये फीस है इसकी, उसके साथ उनका रिन्यू होता है हर साल। अब आप जो 25 साल 20 साल पहले जो बने हैं, बार बनी हैं, जब कोई बनाता नहीं था उन्होंने बनाए, अपने पैसे लगाए, अपनी बिल्डिंग खड़ी की। आप आज उनको कह रहे हो कि हर साल एनओसी करके दो हमें। क्यों दें वो एनओसी? क्या आपकी पॉलिसी में है कोई? जब आपने उनको अलॉट किया था क्या उस पॉलिसी में है? ये जो पॉलिसी मेकिंग बन रही है, ये जो नई नई पॉलिसीज बनाकर जो है कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है कि जम्मू जो है उसे कहीं ना कहीं जहां बात करनी चाहिए थी डेवलप करने की वो नहीं हो पा रही है। उल्टा जम्मू जो है लगातार हर चीज में जो है पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं बिल्कुल ये बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जम्मू के जितने भी ट्रेड हैं उनको प्लानिंग के साथ ख़त्म किया जा रहा है। प्लानिंग के साथ पहले सैंड एंड माइनिंग का चल रहा था सिस्टम, उसको भी कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब कर दिया। फिर उसके बाद वाइन वालों को डिस्टर्ब कर दिया, अब बार वालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और पता नहीं किसको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ये पूरे के पूरे प्लानिंग के साथ हो रहा है और सिर्फ इनको पता है कि ये जो ट्रेड है और सिर्फ जम्मू में है और जम्मू को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ की लीडरशिप जो है वो कहाँ पर सोई हुई है। आज देखिए कभी कोई चीज़ होती थी, आज दरबार मूव की बात आई, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप इसमें क्लैरिटी दीजिए कि दरबार मूव जो है आज हर एक के मन में एक बात आ रही है कि दरबार मूव जो है वो बंद कर दिया गया है। आप उसको क्लैरिटी तो करिए। मतलब दरबार मूव का बंद होना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जी आप हमने 200 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट का बचा लिया जी, 200-300-400 करोड़ रुपया हमने जी जो एम्प्लाइज इधर से उधर से इधर जाते थे उसका बचा लिया। अरे यार यही इनका मतलब काम है कि किस तरह से हम लोग ये जो छोटी छोटी बातों में घूम जाएं। उनको ये नहीं पता है कि कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ का कल्चर जो है उसको अडाप्ट करते हैं। जम्मू के लोग कश्मीर में जाते हैं, वहाँ का कल्चर अडाप्ट करते हैं। वो यहाँ से जहाँ पर आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर आकर के अपना खर्चा करते हैं। यहाँ के लोग वहाँ पर जाते हैं, वो खर्चा करते हैं। वो रेवेन्यू कहाँ जाता है? अगर ट्रांसपोर्ट में वो आएंगे तो 18% तो पहले गवर्नमेंट के पास जाता है। वो छोटी से छोटी शॉपिंग करेंगे, उसका किसी का 5%, किसी का 12%, किसी का 18%, किसी का 12%, किसी का 28%। ये जो गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा ना,
इनके बारे में कोई पता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये लोग जो है ना बेसिकली ऑफिस में बैठ करके प्लानिंग करते हैं, लेकिन डिबेट से भागते हैं। ये बैठे ना डिबेट करें, उसमें बताएं आपको क्या हासिल हो रहा है, हम आपको बताएं कि आपको क्या नुकसान हो रहा है। इसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा, और सिर्फ एक ही चीज़ हमें बताई जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखोगे साबरमती का जो एक प्रोजेक्ट आया यहाँ पर 2015 में, आज 6 साल हो गए, कहीं उसका नामो निशान नहीं। नहीं जी, वो भी आप देखोगे जल्दी 1 साल में बन जाएगा। अरे भैया, उठते उठते बन जाना। प्रोजेक्टों को किसी को 18 साल लग रहे हैं, किसी को 15 साल लग रहे हैं, किसी को 12 साल लग रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि नहीं जी ये तो 1 साल के अंदर अंदर। आप देखोगे जम्मू के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ की हालत तो आप देखो। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे कई बार लगता है कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठ गया हूँ। मुझे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, जो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो है, आज देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नर साहब का प्रोग्राम हुआ, उसमें 250 बच्चे, प्रोग्राम करना जरूरी होता है। उनको उनको उस प्रोग्राम में बच्चों को ऑनर करना है, उनको बताना है कि शिक्षा किस लिए जरूरी है। लेकिन 250 बच्चे बैठे हैं, और यहाँ पर इन्होंने 25 की कैपिंग की हुई है। हमारे जो बैंक्वेट हॉल हैं उनकी 25 की कैपिंग कर दी हुई है। भाई हाँ जी, आप 25। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप एक बताओ, एक बैंक्वेट हॉल है वो 40 कनाल में है, ठीक है, आपने 25 की रखी हुई है इसमें कैपिंग, ठीक है, 25 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मान लिया भाई 25 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो जानी के 1.5 कनाल में एक व्यक्ति जो है वो खड़ा होना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों में श्रीनगर गया, पहलगाम में मैं गया, फ्राइडे और सैटरडे, वहाँ पर 2 पार्क हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर अगर ये देखो, कैमरे हर जगह लगे होते हैं आज की डेट में। अगर ये पूरी तरीके के साथ उसको देखें, 2000 लोग जो हैं फ्राइडे को वहाँ पर पार्कों में बैठे हैं, और 2000 जो हैं वो सैटरडे को बैठे हैं। तब क्या है? तब कोई कैपिंग नहीं है। हमें ये बताया जा रहा है कि जम्मू में जो है, स्पेशली बैंक्वेट हॉल जम्मू में है, इसलिए इसकी कैपिंग ज़रूरी है। बार जम्मू में है, इनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी है। वाइन शॉप जम्मू में है, इनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू ने 72 साल 73 साल इसलिए सफ़र किया क्योंकि वो हमेशा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते थे। दफ़ा 370 हटे उसकी चिंता करते थे, 35 ये हटे उसकी चिंता करते थे। आज क्या हुआ? वो हटने के बाद हम भी सोचते हैं कि यार वो हटा है, शुक्र है, एक टॉपिक तो ख़त्म हुआ। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया कि 1 गो में इसको ख़त्म किया, लेकिन उसके बाद का क्या? आज देखिए पार्लियामेंट्री कमेटियां आ रही हैं, बड़ी हैरानगी है। पार्लियामेंट्री कमेटियां आ रही हैं। कल मैं एलजी साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, भाई 200 कुछ लोग जो हैं पार्लियामेंट मेंबर जो हैं वो कश्मीर में विज़िट कर चुके हैं। हमारे जो स्पीकर साहब हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा जी 300 एमपी जो हैं यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं। तो इनको ये तो बताना चाहिए कि जम्मू में कितने की हैं और कश्मीर में कितने की हैं। जम्मू में सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, अनंत शर्मा साहब यहाँ पर आए, वो अपनी टीम को लेकर के जम्मू आए। उनको किसी ने कहा होगा, किसी ने रिक्वेस्ट की होगी, हमें नहीं पता कैसे वो आए, लेकिन उनके जो प्रोग्राम थे वो सारे के सारे कश्मीर में थे। अगर 300 एमपी ने विज़िट किया है तो क्या जम्मू जो है वो इतना भी डिज़र्व नहीं करता है कि यहाँ पर 3 एमपी ही यहाँ पर कम से कम विज़िट कर जाएं और जम्मू की लोगों की बातें सुन सकें कि हाँ इनको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम जो है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में है। आज कश्मीर के लोगों ने झंडा पकड़ लिया, हमें खुशी है। हमें ये भी खुशी है कि वहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन जम्मू के लोग जो हैं, जो 75 साल से हिंदुस्तान जिंदाबाद और तिरंगे झंडे का सम्मान करते आ रहे हैं, उनको किस जगह फेंकना है इन लोगों ने? पहले ये तो बताएं हमें, ये बता ही नहीं पा रहे।
कई सवाल जो हैं इनकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कर दिए गए हैं और साफ तौर पर इनका ये सवाल है कि जम्मू के लिए क्या सोच रखी गई है, क्योंकि जम्मू को लेकर जो है लगातार बात तो होती है पर जम्मू को लेकर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जम्मू का एक आम इंसान जो है पहले की तरह ही सरवाइव कर रहा है और आगे भी शायद ऐसे ही करता रहेगा जब तक कि हर मन से बात नहीं डेवलपमेंट की बात होगी। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।